ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली एस के टारगेट फिल्म 2021 में। करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। आप ओनली आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से। वहाँ पे आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल, गाइडेंस, काफ़ी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। 31 मई से ओनली आईएएस की तरफ से नया कोर्स शुरू हो चुका है, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू प्रीलिम्स। जो हमारे विद्यार्थी या हमारे साथी बंधु ऐसे हैं जिन्हें प्रीलिम्स से अभी बहुत डर लग रहा है या जिनकी अभी प्रीलिम्स की तैयारी नहीं हुई है, वो लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें रोज़ाना वीडियोस रहेंगे और हर संडे को टेस्ट रहेगा, सीसेट भी इसी में इंक्लूड रहेगा। ऑल इंडिया रैंकिंग आएगी, मटेरियल जो है वो मिल जाएगा, हिंदी में भी उपलब्ध रहेगा ये कोर्स। आपको एनरोल करने के लिए जाना होगा video.onlyias.in। कोई इशू हो, डाउट हो तो आप कॉल भी कर सकते हो 7007931912 पे। पहला हमारा आज का सवाल देखते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी के कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं। 3 हमें दिए हैं। पहला बोला है कि रिसोर्सेज की सेविंग, इनोवेशन को सिमुलेट करेंगे और एम्प्लॉयमेंट के अंदर ग्रोथ करेंगे। देखो, सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है। एक होती है हमारी लीनियर इकोनॉमी, जैसे हमारे पास कोई रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उससे हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया, उसको हमने यूज़ किया और उसको फिर वेस्ट कर दिया, कबाड़ में फेंक दिया। ये तो हुई हमारी लीनियर इकोनॉमी। अब हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, संसाधन जो है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, अनंत काल तक, इनफाइनाइट टाइम तक हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस लीनियर का एक अल्टरनेटिव कंसेप्ट है सर्कुलर इकोनॉमी। इसमें क्या होता है कि हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, उस अगर कुछ बनाना हो उसको हम कंजम्पशन करते हैं, उसका उपभोग करते हैं और फिर हम उसे रिसाइकल कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उनको हम जो है वो बचा रहे हैं। तो यही हमारा जो क्वेश्चन है कि सर्कुलर इकोनॉमी के क्या क्या बेनिफिट हैं। देखो, एक तो बिल्कुल सही बात हो गई कि रिसोर्सेज की सेविंग होगी, हमारे जो संसाधन है वो बचेंगे। दूसरा क्या होगा कि इनोवेशन को भी स्टिम्युलेशन मिलेगा कि कोई नई खोज करनी है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि रिसोर्स अगर हमें बचाने हैं, रिसोर्स को सेव करना है तो नई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी, काफ़ी सारी चीज़ें हमें करनी होंगी, तो ये बिल्कुल सही होगा। एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा क्योंकि हम रिसोर्सेज को सेव कर रहे हैं और जिन रिसोर्सेज को हमने सेव किया है उन रिसोर्सेज के थ्रू हम कोई नई इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, किसी और जगह यूज़ कर सकते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें भी इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से रिलेटेड है। 2 हमें इसमें स्टेटमेंट दिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, तो एटलीस्ट हमें इतना जानकारी होनी चाहिए कि एनबीएफसीज क्या होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं। 2 हमें स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि जो रेशुडरी जो एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, वो ऐसी एनबीएफसीज हैं जिनका प्रिंसिपल बिजनेस होता है डिपॉजिट लेना और फिर उसको आगे डिपॉजिट को सिक्योरिटीज़, बॉन्ड, डिबेंचर, इन सब के अंदर इन्वेस्ट करना। देखो, एनबीएफसी के बारे में पता होना चाहिए। एनबीएफसी 2 टाइप की होती हैं, डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग। तो इसमें हमें बात की गई है कि रेसिडरी जो नॉन बैंकिंग कंपनीज है, ऐसी एनबीएफसीज होती हैं जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, उनको आगे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती हैं। दूसरा इसमें दिया है कि एनबीएफसी अपना जो कोर मैनेजमेंट का फंक्शन है वो आउटसोर्स नहीं कर सकती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, जिन्हें एनबीएफसी के बारे में डिटेल से जानकारी है वो लोग इसको कर सकते हैं। बाकी इसमें ऐसा कोई भी स्कोप नहीं है कि हम कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर दें या इस तरीके से। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो, कुछ ऐसे हमें वास्तव में ऐसे क्वेश्चन होते हैं किसी भी टेस्ट सीरीज़ में या इस तरीके के जो प्रोग्राम चलते हैं जिनमें हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, तो डिसअपॉइंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यार ये मेरे से नहीं बना। एटलीस्ट हमने कुछ चीज़ें सीखी है। तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो या कुछ भी कहीं पे भी आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो हमसे नहीं होंगे, जिसमें हम सीख सकते हैं।
तो ये जो रेजिडरी जो नॉन बैंकिंग कंपनीज होती हैं, इनका यही काम होता है कि डिपॉजिट लेना और उसको आगे फिर जो है वो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि एनबीएफसीज अपना जो कोर मैनेजमेंट फंक्शन है वो नहीं दे सकती है, जैसे कि इंटरनल ऑडिटिंग का काम, केवाईसी करवाने का काम, ये सारे काम। हिंदी में आप यहाँ देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इंडियन विशन या गोर के बारे में दिया हुआ है। ये सवाल जो है वो थोड़ा आसान है कंपैरेटिवली। पहला हमें स्टेटमेंट दिया है कि अगर वाइल्ड कैटल की बात करें, जंगली मवेशियों की बात करें, तो ये सबसे बड़ी स्पीशीज़ है और इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 के अंदर इसको रखा गया है। दूसरा इसमें बोला गया है कि इंडिया में एंडेमिक है और जनरली ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। इस सवाल का आंसर देखने से पहले आप एक फ़ोटो देखो। ये फ़ोटो आपने कई बार देखी होगी। देखो कैसे लगता है, हमें लगता है ना कि गाय जैसा है कुछ, कैटल या गाय मान लीजिए, बैल जैसा मान लीजिए, वैसा लगता है। ऑक्स से कंपेयर कर सकते हो इसको आप, गाय से भी कंपेयर कर सकते हो, कुछ बड़ी गाय जो होती हैं। तो ये भी क्या है, एक टाइप की एक वाइल्ड कैटल ही इसको बोल सकते हैं और ये सबसे बड़ी है। काफ़ी इसका वेट होता है, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से भी ये ज़्यादा है और इसको शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है, यानी कि हाईएस्ट इसको प्रोटेक्शन मिली हुई है। दूसरा देखिए कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं पाई जाती है, जनरली हमारे साउथ इंडिया के अंदर ये पाई जाती है, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाटों के अंदर ये पाई जाती है। करेक्ट पूछा है, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया, 1 ओनली। तो पहला बिल्कुल सही है, शेड्यूल 1 के अंदर है और IUCN के अंदर ये वल्नरेबल है। स्टेटमेंट 2 हमारा जो है वो इनकरेक्ट है, जनरली हमें वेस्टर्न घाट में देखने को मिलती है, बाकी कई देशों में पाई जाती थी, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लेकिन इसका इतनी ज़्यादा पोचिंग हुई, इतना ज़्यादा इसका शिकार हुआ कि वहाँ पे ये मुश्किल हो गई, वहाँ नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में आ चुका है। सवाल में दिया हुआ है कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिशन टू रिड्यूस शॉर्ट लाइव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स, CCAC। देखो शॉर्ट लाइव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रदूषक होते हैं जिनकी एज जो है वो कम होती है, वो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों तक ही रह सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करें जो ब्लैक कार्बन है, कई बार जो लकड़ियां हम जलाते हैं या जो गोबर से जो कंडे उपले जो बनते हैं उनको हम जलाते हैं, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे कण निकल जाते हैं, वो ब्लैक कार्बन का रूप ले लेते हैं, ठीक है, और इनकी एज कम होती है। तो ये शॉर्ट लाइव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट CCAC के बारे में बात की गई है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि इसको UNEP ने लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य है कि जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स हैं उनको रिड्यूस करना, ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर को करना, ये बिल्कुल सही है। UNEP ने ही इसको लॉन्च किया था। दूसरा देखो बोला है कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। देखो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, इंडिया ने बाद में आके इसको ज्वाइन किया था, ऑप्शन नंबर ए। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि CCA ने बोला है कि हम लोग जो 2030 जब तक हमें SDG अचीव करने हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे जो हैं, सतत विकास जो लक्ष्य हैं, उसके बारे में बोला है कि हम 2030 तक जो इस तरीके के जो शॉर्ट क्लाइमेट जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनमें एक बड़ी जो है वो जीत हासिल कर लेंगे। इट मीन्स कि बाई 2030 हम लोग उसको एलिमिनेट कर देंगे या फिर ऑलमोस्ट उसको रिड्यूस ही हम लोग कर देंगे। दूसरा देखो गलत है, क्योंकि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, इंडिया ने बाद में ज्वाइन किया था आके। या हिंदी में आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर के बारे में दिया हुआ है, CCEW के बारे में दिया हुआ है। तो इसके बारे में हमें बोला है कि भाई ये CEEW यानी कि काउंसिल ऑफ एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर, ये क्या चीज़ है, UNEP का कोई डिवीज़न है, कोई NGO है, कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या चीज़ है ये? तो काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर, ठीक है। देखो ये क्या चीज़ है, ये एक टाइप की एक NGO है, ये एक गैर सरकारी संगठन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया।
दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब ये एनजीओ है तो ये क्या करती है, ये मतलब बताती है हमें साइंस एंड टेक के बारे में, बताती है कि भाई कैसे हम इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, वाटर को कैसे बचा सकते हैं, एनर्जी को किस तरीके से और ज़्यादा हम एफिशिएंट बना सकते हैं। तो मेनली एक एनजीओ है और एक तरीके से बोलें तो हम ये बोल सकते हैं थिंक टैंक है। इसका काम जो है रिसर्च वगैरह में इन्वॉल्व रहना है। यहाँ पे आप हिंदी के अंदर इसको आप देख पाओगे। और इन वीडियोस के बाद में ये जो पीडीएफ है इनको डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इस तरीके का एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप टेलीग्राम पे जाओगे तो आप सर्च करना PDF48 चैनल आएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड अपना प्रीवियस जो सेशन था उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई ये DCAAB ये अपने सही है, आप अपने आंसर जो है मैच कर सकते हैं। प्रीवियस सेशन में था कि भाई मनोदर्पण जो पोर्टल है किस लिए बना था। देखो कोरोना हुआ और कोरोना के काल में लोगों को मेंटली जो है काफ़ी सारी दिक्कतें आई, स्टूडेंट्स को, उनकी फैमिलीज़ वगैरह को, उसके लिए मनोदर्पण बना। आज आपको बताना है कि ये जो NBFCs है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज है, क्या ये जो पेमेंट सेटलमेंट है उसका ये पार्ट है या नहीं है, पेमेंट सेटलमेंट का हिस्सा है या नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, आप ज़रूर बताइएगा। और इन वीडियोस को आप अपने साथी बंधुओं के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी इसका फ़ायदा उठा सके। तो ओनली आई से जुड़े रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ऑफिसर